नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद टीवी। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। उत्तर प्रदेश को एक और एक्सप्रेस वे की सौगात। शाहजहांपुर में प्रधानमंत्री ने सबसे लंबे गंगा एक्सप्रेस वे की रखी आधारशिला। कहा, प्रदेश में विकास के नए रास्ते खोलेगा एक्सप्रेस वे। रणनीतिक साझेदारी के तहत फ्रांस बनाएगा भारत में फाइटर जेट इंजन। फिक्की के कार्यक्रम में रक्षा मंत्री का बयान। रक्षा प्लेटफॉर्म और उपकरण देश में ही बनाने पर सरकार का जोर। ओडिशा तट से आधुनिक बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-P का सफल परीक्षण। नौवहन और मार्गदर्शन प्रणाली के साथ 2 चरणों वाली उन्नत बैलिस्टिक मिसाइल सफल परीक्षण के लिए रक्षा मंत्री ने DRDO को दी बधाई। देश के 12 राज्यों में मिले ओमिक्रॉन के 113 मामले। WHO का नए वेरिएंट को फैलने से रोकने के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं को तत्काल बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर। कोविड टीकाकरण 137 करोड़ के पार। पहाड़ों पर बर्फबारी से उत्तर भारत शीतलहर की चपेट में। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में ऑरेंज अलर्ट जारी। दिल्ली समेत कई राज्यों के तापमान में भारी गिरावट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में राज्य के सबसे लंबे गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी। समूचे देश में तेज गति की संपर्क सुविधा उपलब्ध कराने के प्रधानमंत्री के विजन के अनुरूप इस एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाएगा। गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ये एक्सप्रेसवे यूपी में प्रगति के नए द्वार खोलेगा। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में आज जो आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है वो ये दिखाता है कि संसाधनों का सही उपयोग कैसे किया जाता है। गंगा एक्सप्रेसवे भी यूपी की प्रगति के नए द्वार खोलेगा। करीब 600 किलोमीटर के इस एक्सप्रेसवे पर 36,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए जाएंगे। ये गंगा एक्सप्रेसवे अपने साथ इस क्षेत्र में नए उद्योग लाएगा, अनेक रोजगार, हजारों नौजवान के लिए अनेक नए अवसर लाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश के विकास को लेकर सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि जब पूरा उत्तर प्रदेश एक साथ बढ़ता है तो देश आगे बढ़ता है। जब पूरा यूपी एक साथ बढ़ता है तभी तो देश आगे बढ़ता है। इसलिए डबल इंजन की सरकार का फोकस यूपी के विकास पर है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ हम यूपी के विकास के लिए जी जान से जुटे हैं। 594 किलोमीटर लंबे 6 लेन के एक्सप्रेसवे पर 36,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी। मेरठ के बिजौली गांव से शुरू होकर ये एक्सप्रेसवे प्रयागराज से जूडापुर डांडू गांव तक जाएगा। ये एक्सप्रेसवे मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज जिलों से होकर जाएगा। पश्चिम और पूर्वी उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाला राज्य का ये सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा। शाहजहांपुर में एक्सप्रेसवे पर 3.5 किलोमीटर लंबी एक हवाई पट्टी भी बनाई जाएगी, जहां आपात स्थिति में वायुसेना के विमान उतर सकेंगे और उड़ान भर सकेंगे।
एक्सप्रेसवे पर एक औद्योगिक गलियारे का निर्माण प्रस्तावित है। इससे कृषि, व्यापार, पर्यटन क्षेत्र समेत औद्योगिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। इस एक्सप्रेसवे के निर्माण से एक क्षेत्र के सामाजिक और आर्थिक विकास को प्रोत्साहन मिलेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत की भौगोलिक स्थिति के साथ जिस तरह के सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं, उसके चलते हम अपनी डिफेंस टेक्नोलॉजीज के लिए दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रह सकते। फिक्की के वार्षिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि दुनिया के देशों को हमारी बात समझ आ रही है। बहुत सारी विदेशी कंपनियां भारत में आकर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग करना चाहती हैं। हमने उनके लिए राह भी आसान कर दी है। हम दुनिया से कह रहे हैं कि कम मेक इन इंडिया, कम मेक फॉर इंडिया एंड कम मेक फॉर द वर्ल्ड। उन्होंने प्रमुख फ्रांसीसी कंपनी के रणनीतिक साझेदारी मॉडल के तहत भारतीय कंपनी के साथ मिलकर देश में जेट इंजन के उत्पादन की बात कही। रक्षा मंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने हर प्रोजेक्ट्स की टाइमलाइन को घटाने में सफलता हासिल की है। दो टूक शब्दों में हम उनको बतलाकर रखेंगे कि अब जो कुछ भी बनाना होगा हम अपनी भारत की धरती पर अपने सारे रक्षा सामग्री बनाएंगे, प्लेटफॉर्म्स, वेपन्स, एमिनिशंस यहीं बनाएंगे। अब बहुत सारी विदेशी कंपनियां भारत में आकर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग करना चाहती हैं। हमने उनके लिए राह भी आसान कर दी है। मतलब बहुत सारे जो हर्डल्स होते थे उस हर्डल्स को भी हमने दूर किया है। भारत मध्य एशिया वार्ता में शामिल होने आए ताजिकिस्तान के विदेश मंत्री सिराजुद्दीन मुहिरुद्दीन ने आज दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि रणनीतिक रूप से ताजिकिस्तान भारत के लिए काफी अहम है। बातचीत के बाद दोनों देशों के बीच राजनयिक प्रशिक्षण और सहयोग के कार्यक्रमों पर 2 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। दोनों नेताओं के बीच ऊर्जा, कनेक्टिविटी सहित व्यापार, सुरक्षा और क्षमता निर्माण से संबंधित मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। विदेश मंत्री एस जयशंकर इस साल 3 बार दुशांबे जा चुके हैं। अफगानिस्तान में बदलती परिस्थितियों के बीच मध्य एशिया के साथ संबंधों को मजबूत करने के लिए भारत मध्य एशिया वार्ता रविवार को दिल्ली में संपन्न होगी। इसके लिए संबंधित 5 देशों कजाकिस्तान, किर्गिज रिपब्लिक, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री दिल्ली आ चुके हैं। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने देश में शिक्षा प्रणाली के भारतीयकरण का आह्वान किया। दिल्ली के विज्ञान भवन में ऋषिहुड विश्वविद्यालय का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि भारत ज्ञान, परंपराओं और प्रथाओं से समृद्ध देश है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि एक समय ऐसा भी था जब विश्व के सकल घरेलू उत्पाद में भारत की 25% हिस्सेदारी थी। हालांकि बाद में विदेशी आक्रांताओं ने देश की संपत्ति के साथ साथ ज्ञान को भी नष्ट करने का प्रयास किया। उपराष्ट्रपति ने लोगों से देश की पुरानी प्रतिष्ठा, समृद्धि और खुशहाली का स्मरण करने को कहा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने नई शिक्षा नीति से शिक्षा प्रणाली के भारतीयकरण की शुरुआत की है। So we must all understand the need to Indianize education. And I'm happy that the national education policy brought in by experts like Dr. Kasturi Rangan and his team, and ably guided by the Prime Minister Sri Narendra Bhai Modi, who gave a 3-line mantra: reform, perform and transform. Transform the nation. Transformation of the nation. हिंदी के प्रख्यात साहित्यकार विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को उनकी आत्मकथा अस्ति और भवती के लिए उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा दिए जाने वाला 33वां मूर्ति देवी पुरस्कार प्रदान किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि लेखक, विचारक राष्ट्र की बौद्धिक निधि होते हैं। कोई भी राष्ट्र मात्र धन धान्य से ही नहीं बल्कि समृद्ध बनता है अपने विचारों, संस्कारों और साहित्य सृजन से। उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत सौभाग्यशाली है कि हमारे देश में भाषाई विविधता है, हमारा साहित्य विविध भी है और समृद्ध भी। भाषाई विविधता हमारी शक्ति है, हमारी सांस्कृतिक एकता के सूत्र में बंधी है। उन्होंने कहा कि देश की भावनात्मक एकता के लिए ये बहुत जरूरी है कि सभी भारतीय भाषाओं और उनके साहित्य के बीच संवाद होना चाहिए।
भाषा, संस्कार और संस्कृति वाहक है तो साहित्य किसी भी भाषा के सबसे परिष्कृत रूप है। साहित्य किसी समाज के विचार परंपरा का वाहक होता है। जो समाज जितना सुसंस्कृत होगा उसके भाषा भी उतना ही परिष्कृत होगी। जो समाज जितना जागृत होगा उसका साहित्य भी उतना ही व्यापक होगा। राज्यसभा सचिवालय ने संसदीय कार्यवाही को कवर करने वाले मीडिया कर्मियों के लिए 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया है। आज से शुरू हुए संवेदीकरण मीडिया कार्यशाला कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने तथ्यात्मक संसदीय रिपोर्ट प्रदान करने की आवश्यकता पर बल दिया। इस मौके पर राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने कहा कि मीडिया लोगों तक पहुंचने का एक सशक्त माध्यम है। मीडिया कर्मियों को हर स्तर पर परिस्थितियों को समझते हुए अपनी बात रखनी चाहिए और राष्ट्रीय, राज्य और क्षेत्रीय मीडिया के बीच के अंतर को समझना चाहिए। राज्यसभा के महासचिव पीसी मोदी भी मीडिया कार्यशाला के उद्घाटन सत्र में मौजूद रहे। मीडिया की बुनियादी ताकत मेरी समझ में आज भी, सारे बदलावों के बाद भी, उसकी क्रेडिबिलिटी और साख है। मुझे आज भी याद है कि जब मैं आदिवासी इलाकों में काम करने गया तो छपे हुए अक्षरों को ब्रह्म मानते थे। जो हमारे यहां कॉन्सेप्ट पहले रहा है कि उसमें छपा है, भले गलत छप गया हो लेकिन वो मानते हैं कि नहीं वही सच है। तो ये क्रेडिबिलिटी किसी कानून, किसी संविधान, किसी बाकी चीज से अर्जित नहीं की जाती। ये आप और हम अपने काम से अर्जित करते हैं। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी ने कहा है कि कुन्नूर हेलीकॉप्टर हादसे की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की जा रही है। वरिष्ठ अधिकारी मामले की तफ्तीश कर रहे हैं। इस प्रक्रिया में हर पहलू को देखा जा रहा है। Is a fairly high level inquiry with senior officers from the other 2 services also being members, all of them being highly qualified on helicopters. The inquiry will look into every aspect of failure, whether it is a technical failure, human failure, weather related, and whatever else they may come out with in their findings. Number 1 squadron is commanded by flight. वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी ने वायुसेना एकेडमी डूंडिगल में संयुक्त स्नातक परेड का निरीक्षण करने के बाद ये बातें कहीं। वायुसेना प्रमुख ने कहा कि चीन के साथ स्टैंड ऑफ बरकरार है। लद्दाख के कुछ क्षेत्रों में डिसएंगेजमेंट हुआ है। वायुसेना की तैनाती जारी रहेगी। हम उन क्षेत्र में किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं। We are aware of the threat that is posed to us. It comes in the form of multiple domains and not merely the physical and the kinetic domains. And we are continuously pushing our preparedness and our training to be able to tackle multiple domains simultaneously. रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ ने परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम आधुनिक बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-P का सफल परीक्षण किया। ये परीक्षण ओडिशा तट पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया। अग्नि-P मिसाइल नौवहन और मार्गदर्शन प्रणाली के साथ 2 चरणों वाली उन्नत बैलिस्टिक मिसाइल है। इसके दूसरे परीक्षण ने नई प्रौद्योगिकी के विश्वसनीय प्रदर्शन को सिद्ध कर दिया है। अग्नि-P मिसाइल ने उच्च स्तर की सटीकता के साथ मिशन के सभी लक्ष्यों को पूरा किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ को मिसाइल के सफल परीक्षण पर बधाई दी और प्रणाली के शानदार प्रदर्शन पर खुशी जाहिर की है। और इसी के साथ यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो नजर डालेंगे राज्यों से जुड़ी हुई अहम खबरों पर। सेमीकंडक्टर का फैसला कितना महत्वपूर्ण है देश की अर्थव्यवस्था के लिहाज से। प्रधानमंत्री जी ने एक विजनरी स्टेप लिया है और एक ऐसा कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम अप्रूव किया है जिसमें पूरा सेमीकंडक्टर का इकोसिस्टम डेवलप होता है।
$250 बिलियन की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हम 2025 तक पहुंच जाएंगे। Watch Perspective on Sunset TV at 9:30 p.m. चीरा के चटक लटक नव कुंडल के तो भाव के मटक मोहे आँखन दिखाऊं रे एहो बनवारे बलिहारे जाऊं तेरी आज मेरी गली आए नेक मीठी तान गाऊं रे। नमस्कार, मैं डॉक्टर उमा शर्मा, कथक नृत्यांगना और पद्म भूषण से सुसज्जित। The world's largest democracy on the fast track to progress. Its journey to a $5 trillion economy driven by big ticket reforms, groundbreaking projects, sustainable infrastructure. Watch the unfolding India growth story with me, Amitabh Kant, on Transforming India. Only on Sansad Television. वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज की खबर और अब नजर राज्यों से जुड़ी हुई अहम खबरों पर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 21 दिसंबर से केरल की यात्रा पर होंगे। 4 दिवसीय यात्रा के दौरान वे कासरगोड में केंद्रीय केरल विश्वविद्यालय के 5वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। साथ ही 22 दिसंबर को कोच्चि के नौसेना अड्डे पर विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 दिसंबर को प्रयागराज में मातृशक्ति के महाकुंभ कार्यक्रम में 2.5 लाख से ज्यादा महिलाओं को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज इस कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने गुजरात के गांधीनगर में प्री फार्मा इवेंट टोकन अप्रोच के तहत उठाए जा रहे कदमों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकार फार्मा सेक्टर में रिसर्च को बढ़ावा देने के साथ इंडस्ट्री अनुकूल वातावरण बनाने के लिए कार्यरत है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने प्रदूषण को लेकर राज्यों के रवैये पर नाखुशी जताई। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम की प्रगति जांचने को लेकर बुलाई गई बैठक में उन्होंने इस पूरी व्यवस्था को प्रदर्शन आधारित बनाने के निर्देश दिए। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज हरिद्वार में विजय संकल्प यात्रा की शुरुआत की। कार्यक्रम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए। जेपी नड्डा ने यहां रोड शो भी किया। पूरे प्रदेश में 5 जनवरी बीजेपी की विजय संकल्प यात्रा निकाली जाएगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा ने अमेठी में जन जागरण अभियान के तहत ग्रामीण इलाकों में चौपाल लगाकर लोगों से संवाद किया। साथ ही जगदीशपुर से हरिमऊ तक पदयात्रा में शामिल हुए। केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ भोपाल बैठक कर सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों का जायजा लिया। बैठक में जल जीवन मिशन, केन बेतवा लिंक, स्वच्छ भारत कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा की गई।
असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल के लिए 1 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि पिछले 1 साल में बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र में शांति और प्रगति ने गति पकड़ी है। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरएल जलप्पा का शुक्रवार को कोलार के एक अस्पताल में निधन हो गया। उनकी उम्र 96 वर्ष भी थी। वो लंबे समय से बीमार थे। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। दिल्ली में कक्षा 6 से 12वीं तक के सभी स्कूल खुल गए हैं। कक्षाएं ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह से चलाई जा रही हैं। वायु प्रदूषण के कारण स्कूल पिछले 1 महीने से बंद थे। नवी मुंबई के घनसोली स्कूल में 16 छात्रों में कोरोना की पुष्टि हुई है। सभी संक्रमित बच्चों को स्थानीय कोविड देखभाल केंद्र में भर्ती कराया गया है। जिला प्रशासन से अनुमति के बाद हाल ही में स्कूल खोला गया था। श्रीनगर में कड़ाके की ठंड के बीच पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी देखी जा रही है। -6 डिग्री सेल्सियस तापमान पर डल झील जम गई है। बावजूद इसके पर्यटकों का आना जारी है। मौसम विभाग ने यहां पे 23 से 25 सितंबर तक भारी बर्फबारी की संभावना जताई है। हिमाचल प्रदेश में मनाली और शिमला समेत राज्य के 8 शहरों में न्यूनतम तापमान माइनस में पहुंच चुका है, जिसकी वजह से झीलें जमने लगी हैं। ठंड के बावजूद पर्यटकों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। और अब नजर कुछ और अहम खबरों पर। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने चीनी मिलों को हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया है। महाराष्ट्र के लोनी में सहकार परिषद व कृषि सम्मेलन को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि कुछ राज्य विपक्षी दलों से जुड़े चीनी मिलों को बैंक गारंटी नहीं दे रहे, जिससे इनकी हालत खस्ता है। उन्होंने कहा कि चीनी मिल से संबंधित मुद्दों को राज्य सरकारें खुद सुलझा सकती हैं। अमित शाह ने आश्वासन दिया है कि सरकार सहकारी चीनी मिलों को प्राइवेट के हाथों में नहीं जाने देगी। अमित शाह ने कहा कि सहकारिता क्षेत्र को आधुनिकीकरण की आवश्यकता है और इसे प्रतिस्पर्धी होना चाहिए। देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी, चीनी मिलों की समस्याओं को बड़े ढंग से स्टडी किया गया और एक के बाद एक उसको सुलझाया गया। हमारे संपूर्ण प्रयास रहेंगे कि शुगर मिलों को बैठा किया जाए, शुगर मिल चालू रहे और कोऑपरेटिव शुगर मिल एक भी प्राइवेट में परिवर्तन करने का नौबत ना है। गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदनगर के शिरडी में साईं बाबा मंदिर जाकर पूजा अर्चना भी की। दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के 7 देशों में कोविड-19 के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की पुष्टि होने पर डब्ल्यूएचओ ने चिंता जताई है। डब्ल्यूएचओ दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र की क्षेत्रीय निदेशक पूनम खेत्रपाल सिंह ने कहा कि देश ठोस स्वास्थ्य और सामाजिक उपायों से ओमिक्रॉन को फैलने से रोक सकते हैं। इस बीच देश के 12 राज्यों में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले आ चुके हैं। अब तक 113 मामलों की पुष्टि हुई है। जिन 3 राज्यों में सबसे अधिक मामले आए हैं उनमें महाराष्ट्र सबसे ऊपर है। राज्य में अब तक 40 मामले नए वेरिएंट के हैं, वहीं दिल्ली में 22 हैं। राजस्थान में 17 मामलों की पुष्टि हुई है। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत अब तक करीब 137 करोड़ से अधिक कोविड के टीके लगाए जा चुके हैं। कल 62,06,000 से अधिक टीके लगाए गए। वहीं शुक्रवार को 8,706 मरीज ठीक हुए।
देश में स्वस्थ होने की जो दर है वो 98.38% है। कल 7,145 नए कोविड मामले सामने आए। पहाड़ों में जारी बर्फबारी ने मैदानी इलाकों के लोगों की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। बर्फबारी की वजह से ठंडी हवाएं चल रही हैं, जिसकी वजह से दिल्ली समेत उत्तर भारत के ज़्यादातर राज्यों का जो तापमान है वो काफ़ी हद तक गिर गया है। राजस्थान के चुरू में आज न्यूनतम तापमान -1.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दिल्ली में कड़ाके की ठंड से बचने के लिए लोग आग तापते देखे गए। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में शीतलहर को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि दिल्ली में अगले 3 दिन के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों में शीत से भीषण शीतलहर की स्थिति बनी रहेगी। पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ ही उत्तरी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में रात के तापमान सामान्य से नीचे रह सकता है और ऐसी स्थिति 21 दिसंबर तक बनी रहेगी। हमारा उम्मीद है कि 21 तारीख तक नॉर्थ वेस्ट इंडिया में जैसे पंजाब, हरियाणा, नॉर्थ राजस्थान, नॉर्थ मध्य प्रदेश, यूपी, इस सभी इलाका में कोल्ड वेव टू सीवियर कोल्ड वेव कंडीशंस जारी रहेगा। इसके बाद टेम्परेचर बढ़ने का उम्मीद किया जा रहा है। सर्दी के साथ ही सूरत में प्रवासी पक्षी आने लगे हैं। इनमें ब्राउन सिर वाले गुल और साइबेरियाई समुद्री पक्षी शामिल हैं। चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं सूरत की इन खूबसूरत तस्वीरों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।